Hello students, myself Harshit Tiwari and welcome to our YouTube channel Need Guru. Today we are going to discuss part 2nd of the chapter 1st of class 11th chemistry. Part 1st में हमने chemistry, types of chemistry, matter, types of matter on the basis of physical and chemical property, types of property जैसे कि physical property, chemical property, extensive and intensive properties, इन सारे टॉपिक्स को हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। आपने अगर इसका फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो जाके पहले इसका फ़र्स्ट पार्ट देख लीजिए, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फ़र्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम पार्ट सेकंड में 8 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द साइंटिफिक अप्रोच ऑफ डेवलपिंग अ मॉडल, सेकंड टॉपिक है एसआई यूनिट्स, थर्ड टॉपिक है प्रीफिक्सेस इन मेजरमेंट, फोर्थ वन इज़ मास एंड वेट, फिफ्थ वन इज़ वॉल्यूम, सिक्स्थ वन इज़ डेंसिटी, सेवन्थ इज़ टेम्परेचर स्केल एंड द एट्थ एंड द लास्ट वन इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये सबसे टेक्निकल टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज मैं इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, द साइंटिफिक अप्रोच ऑफ डेवलपिंग अ मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज़ जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं वही होती है हमारी ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और ऑब्ज़र्व किया कि हाँ इसका कुछ मास है 1 kg 2 kg, और रब करने पर इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आता है। तो ये जितनी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यही हमारी ऑब्जर्वेशंस है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथेसिस। तो जब हमने बेसिक लेवल पर सोचा कि जो हमारा मैटर है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, जिसमें हमारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और उन्हीं से चार्ज डेवलप होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से। तो ये जो अभी हम लोगों ने सोचा कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है और जो हमारा मास होता है वो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है, इसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस एक सिचुएशन होती है जो कि हम अपने दिमाग में सोचते हैं। इसे हम कभी अपने नेकेड आइज से, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को अपनी खुली आंखों से नहीं देखा है। हाइपोथेसिस बस हमारे ऑब्जर्वेशन का वर्चुअल कंक्लूजन होता है। इसे हम देख तो नहीं सकते पर वेरीफाई ज़रूर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फिर आगे हम एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट आता है उसी के बेसिस पे हम थ्योरी बनाते हैं। लेकिन फिर आगे बार बार एक्सपेरिमेंट होने पर या फिर कुछ नया ऑब्ज़र्व होने पर हमें उसी थ्योरी में कुछ फॉल्ट्स नज़र आते हैं, जिनके बेसिस पे हम फिर से उस पर ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, फिर से हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और उनमें कुछ चीज़ ऐड करते हैं, कोई चीज़ रिमूव करते हैं। बेसिकली हम उस पुरानी जो हमारी मॉडल थ्योरी है उसे हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करके उसे हम और प्रिसाइज और एक्यूरेट बनाते हैं। फिर बाद में हम लोग बुक्स में वही थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मेज़रमेंट का क्या रोल है हमारे साइंस में, हमारी केमिस्ट्री में। तो जैसे हमें मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो उसमें हम जितनी भी चीज़ें हैं उसको पहले हम मेज़र करते हैं, उसके बाद ही उसको जो रिज़ल्ट होता है हम लोग का एक्सपेरिमेंट के वो हमें फाइंड होता है। जैसे हमें कोई भी चीज़ नापना है, ठीक है, किसी चीज़ का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें एसआई यूनिट का यूज़ होगा। जैसे कि हमने पहले बताया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं कि उसका डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, सॉलिड में और वॉल्यूम में डेफिनेट शेप नहीं होता है, गैस में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो जो सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है या लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होता, ये कैसे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये हम जब किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है, तो बताते हैं कि इसका शेप इस तरीके से है, इसका शेप इस तरीके से है। ठीक है, तो जब हम मेज़र कर रहे हैं किसी चीज़ को, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम जब मेज़र करेंगे किसी भी चीज़ को तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है एसआई यूनिट की। और एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, मान लीजिए आपको कोई चीज़ नापना है, ठीक है, और आपको कोई भी टूल ना दिया जाए कि आप किसी भी स्केल से नापिए, और आपको कहा जाए कि बस आप इसे मेज़र कीजिए। तो आप एक आइडिया ये लगा सकते हैं कि उसे अपने आप हैंड से मेज़र करिए कि वो उसकी जो लेंथ है वो आपके 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आपके हैंड के बराबर है। ठीक है, तो जो आपका हैंड है वो एक बेसिक टूल बन जाता है किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। कि जैसे वो जो आप कह रहे हैं कि हमारा मतलब
3 हाथ या 4 हाथ के बराबर उसकी लेंथ है, तो वही जो आपका हाथ हो गया वो क्या हो गया, यूनिट हो गया। ऐसे ही लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर के लिए केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि कोई भी चीज़ कितना है उसके लिए मोल। और लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, जैसे सन है तो सन की लाइट इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है मून के कंपैरिजन में, तो इसी को हम कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट है कैंडेला। तो ये जितनी भी चीज़ हम लोग मेज़र करेंगे इसी को हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, मतलब यही हमारी एसआई यूनिट्स कहलाती हैं। अब एसआई यूनिट्स है क्या? एसआई यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब एक फ्रेंच की एक मतलब कि सिस्टम है CGPM नाम से, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मीज़र्स। इन्होंने डिसाइड किया था पेरिस के एक मीटर कन्वेंशन पे, जहाँ पे सब साइंटिस्ट इकट्ठा हुए होंगे और 1875 में, और ये डिसाइड किया था कि चलो एक यूनिट डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद इसी से सब लोग मीज़र करेंगे ताकि किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट हैं अगर दुनिया भर में इन्हीं यूनिट से अगर कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कई देशों में FPS सिस्टम चलता है, मतलब फुट, ठीक है, फुट और सेकंड वाला, फुट पाउंड सेकंड, और ब्रिटिश में तो पाउंड वाला सिस्टम चलता है। ठीक है, कहीं कहीं MKS सिस्टम चलता है। तो इतने ढेर सारे सिस्टम से इतनी वैरायटी हो जाती है कि सही से हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो मतलब कि एक स्टैंडर्ड मतलब नहीं डिफ़ाइन हुआ था पहले, तो इसीलिए SI यूनिट को डिसाइड किया गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, द SI सिस्टम है 7 बेस यूनिट्स, जो कि मैंने बता ही दी है आपको। और जो बाकी यूनिट्स होती हैं जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, वो सब इन्हीं से डेराइव होती है। ठीक है, और एक ख़ास बात ये भी है SI यूनिट की कि इसको हम कहीं पर भी मतलब कि नाप सकते हैं, मतलब हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, और इसको हम कहीं भी चीज़ एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या है लेंथ, क्या है हमारा मास, क्या है टाइम, क्या है इलेक्ट्रिक करंट, क्या है यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यूनिट ऑफ अमाउंट सब्सटेंस, यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। जैसे कि इसमें देखिए मीटर की, मीटर सिंबल M इज़ द यूनिट SI unit of length. It is defined by taking the fixed numerical value of the speed of light in vacuum to be expressed in 299792458 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हम कोई भी चीज़, इसमें आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा पॉज करके, इसमें आप कोई भी डेफिनेशन देखेंगे तो वो एकदम परफेक्ट, मतलब कि आप उसको वर्ल्ड में क्या पूरे यूनिवर्स से कहीं से भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको SI यूनिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और जितने भी इसमें टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें बताइए, हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। हर टॉपिक जो कि है प्रीफिक्सेस यूज्ड इन SI सिस्टम। तो देखिए प्रीफिक्सेस का क्या यूज़ है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं बहुत ही ईजिली। जैसे मान लीजिए आपको एक स्टिक दी गई, आपको एक लाठी दी गई और आपको उसकी मतलब उसका लेंथ फाइंड आउट करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो आप उसे मेज़र करके बता सकते हैं कि हाँ ये 1 मीटर की है या फिर ये 2 मीटर की है या 3 मीटर की है, जो भी है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप एक एटम या फिर मतलब कि एटम के साइज़ को नापिए, तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और मतलब कि जैसे आप उसको बताएंगे तो वो काफ़ी छोटा होता है, तो 0.00000। तो ये सब अवॉइड करने के लिए, और जैसे अगर आप यूनिवर्स के लेंथ को नापे या फिर यूनिवर्स का मतलब कितना साइज़ है उसके डायमीटर को देखें, तो वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप उसे अगर लिखेंगे तो वो उतना कंपैटिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए, मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ आपको इतना ज़्यादा ना लिखना पड़े, ठीक है, उसको सिस्टमेटिक करने के लिए हमने प्रीफिक्सेस का यूज़ किया SI सिस्टम में। तो जैसे कोई भी बहुत छोटी चीज़ है या फिर हमको बहुत मतलब कि जैसे साइज़ ऑफ न्यूक्लियस है या कुछ भी है, तो उसे हम प्रीफिक्सेस से शो करते हैं। और जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ है उसे हम भी प्रीफिक्सेस से शो करते हैं। और उसमें जो बड़ी चीज़ें होती हैं उसमें हमेशा पावर 10 की जो रहती है वो पॉजिटिव में रहती है, और जो छोटी चीज़ें रहती हैं वो उनकी पावर जो होती है 10 टू द पावर जो भी होता है वो निगेटिव होता है। तो जहाँ पर पावर पॉजिटिव है वहाँ से आप समझ जाइए कि जो हमारा
जो भी चीज़ मेज़र किया गया है वो मतलब बिग क्वांटिटी में है, और जब पावर निगेटिव हो तब समझ जाइए कि जो मतलब आपका जो भी चीज़ आपने मेज़र किया है वो क्या है, या फिर जो भी चीज़ आपके सामने लिखी हुई है वो क्या है, बहुत ही माइक्रो क्वांटिटी है या एटॉमिक लेवल की है। और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल तो आप देख ही रहे हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीफिक्सेस इन एसआई सिस्टम। इसको आप लर्न कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं या कोई भी चीज़ आपके सामने लिखी हुई है तो समझने में आपका काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इसे लर्न कर लेते हैं। काफ़ी इजी है। जैसे कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होगी, जैसे है किलो। किलो क्या होता है? 10⁻³ तो इसका मतलब क्या होगा? 1000 ग्राम, ठीक है। वैसे ही मेगा, गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये सब आपने सुने ही होंगे, ठीक है, इंटरनेट की स्पीड या फिर इंटरनेट के लिए। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। जैसे माइक्रो भी आपने सुना होगा, नैनो भी आपने सुना होगा, नैनो पार्टिकल, ठीक है, ये सब इसी से हैं, डिराइव हैं। और ये आप लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा आगे न्यूमेरिकल की, जो कि है मास एंड वेट। तो मास क्या होता है? मास किसी भी मैटर का जो उसका रियल अमाउंट होता है, ठीक है, जो उसका रियल एलिमेंट होता है उसमें जो प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं मास। और वेट क्या होता है? वेट वेरी कर सकता है। जैसे आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब आप तो नहीं लेकिन अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है, तो उसका जो मास है, मतलब कि जो उसका रियल अमाउंट है मैटर का, उसके प्लस फोर्स, जो उस पर फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो होता है वेट हमारा, ठीक है। The mass of a object is constant, whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मास जो है आपका, आप वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी मेज़र करें वो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, वो उतना ही बताएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं वेट की, तो वेट क्या होता है? वेट जैसे आपने अर्थ पे रखा, ठीक है, तो अर्थ का जो वेट है, मतलब अर्थ पे जो वेट आएगा वो आपका सेम मून पे नहीं आएगा, क्योंकि मून पे जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशन का वो 1/6 होता है अर्थ के, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रहेगा उससे उसका वेट मून पे जाके कम ही होने वाला है। और अगर आप अन्य प्लेनेट पे मेज़र करें इसे, और अगर मतलब जितने भी प्लेनेट्स हैं उस पर मेज़र करें या कहीं पर भी मेज़र करें, तो इसका वेट जो है वो अलग अलग आएगा, आपको हर एक बार अलग अलग मिलेगा अगर उसका फोर्स अलग अलग लग रहा है ग्रेविटेशन का तब, ठीक है। तो मास जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन वेट जो है वो वेरी करता रहता है। द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। और मास को हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं एनालिटिकल बैलेंस के थ्रू, जो कि आपके फिज़िक्स लेबोरेटरी में मिल जाएगा या फिर केमिस्ट्री लेबोरेटरी में। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ गिवन इन टेबल 1.1, जो कि हमने देखा ही था कि मास का जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, मास को जिसमें हम मेज़र करते हैं वो होता है किलोग्राम, और जो वेट हम लोग मेज़र करते हैं उसकी यूनिट होती है न्यूटन। वो डिराइव्ड है, ठीक है, वो मतलब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से बनाई गई है, जैसे कि किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया, इस सबसे मिलके बनाई हुई है। डिराइव्ड मतलब वेट जो है वो डिराइव्ड है, इसीलिए हम उसे न्यूटन में लिखते हैं। और जो मास है वो बेसिक है, वो एसआई यूनिट है, इसीलिए हम उसे किलोग्राम में लिखते हैं, ठीक है। इट्स फ्रैक्शन नेम्ड एज ग्राम 1 किलोग्राम। और ये तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम में, और 1000 ग्राम होते हैं। और इसे हम इसका हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना होता है, और जैसे किसी केमिकल का हमें वेट करना हुआ, ठीक है, और हमें उसे एक्सपेरिमेंट करना है, तब हम उसका मेज़र करेंगे। हम अपने 5th टॉपिक की जो है वॉल्यूम एक्चुअली जो कोई भी सब्सटेंस हो जिसका मास हो कुछ फाइनाइट मास हो, और वो जो जितना भी स्पेस घेरे रहता है उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है लेंथ इंटू लेंथ होती है, लेंथ क्यूब या फिर साइड क्यूब। और इसका जो एसआई सिस्टम में हम इसे वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती है उसको हम मीटर क्यूब, बिकॉज जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ इंटू लेंथ होता है, इसीलिए लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और इसीलिए एसआई सिस्टम में वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर क्यूब रहती है। और इसको हम कन्वर्जन कैसे करते हैं? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है, मतलब 1 लीटर में 1000 ml होता है। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 डेकामीटर क्यूब। डेकामीटर क्या होता है? 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गई वॉल्यूम का टॉपिक।
अब बात करते हैं हम अपने 6th टॉपिक जो कि है डेंसिटी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेंसिटी है क्या। कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर रहे तो उसको हम कहेंगे कि ये जो सब्सटेंस है ये ज़्यादा डेंस है। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में कम से कम मतलब वेट रहे या मास रहे किसी भी मैटर का तो हम उसे कहते हैं कि वो लीस्ट डेंस है या फिर वो बहुत कम डेंस है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कितना मास है आपके उस वॉल्यूम में जितना वो सब्सटेंस जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है। और डेंसिटी का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, वो किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम और मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीट्रिक क्यूब। तो डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसको अगर हम ग्राम सेंटीमीटर के थ्रू अगर हम मीज़र करेंगे तो अगर कोई चीज़ मान लीजिए छोटी है तो उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करेंगे। ठीक है, वेयर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टेल अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि डेंसिटी क्या होता है, कि ये बताता है हमें कि पार्टिकल्स जो हैं वो कितने पैक्ड हैं, वो कितने पास पास हैं। ठीक है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसके पार्टिकल्स पास पास होंगे, उसका मास भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और जिसका मतलब डेंसिटी कम होगा उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर रहेंगे और मास भी कम कम ही होगा, क्योंकि सेम वॉल्यूम में। बात करते हैं हमारे 7th टॉपिक जो कि है टेम्परेचर का। टेम्परेचर को हम मीज़र करते हैं सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में। ठीक है, केल्विन यहाँ पर स्टैंडर्ड है और इसे एसआई यूनिट में भी यूज़ किया जाता है। जो थर्मामीटर्स होते हैं इन स्केल पे बेस होते हैं। ठीक है, जो मतलब थर्मामीटर होते हैं वो सारे इन्हीं तीनों स्केल पे बेस होते हैं, लेकिन जब हम साइंटिफिकली बात करते हैं तब केल्विन ही हमारा एसआई यूनिट होता है और हम सारी चीज़ें केल्विन में ही मीज़र करते हैं। और अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें, थर्मामीटर जो हमारा सेल्सियस स्केल पे पॉइंट आउट रहता है वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक है, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, और जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री रिस्पॉन्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रिस्पॉन्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होगा वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो है वो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कन्वर्जन आपस में। जैसे आपको कोई भी चीज़ दिया गया है फ़ारेनहाइट में, आप उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर आपको कोई चीज़ दिया गया है सेल्सियस में, उसको आप फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे आपको कोई चीज़ दिया गया है सेल्सियस में मान लीजिए, तो उसको 9/5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 32 ऐड कर देंगे तो वो जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस स्केल का वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल में। और अगर हमें केल्विन स्केल में चेंज करना है फ्रॉम सेल्सियस स्केल से, तो उसमें अगर हम 273.15 या फिर रफली अप्रॉक्सीमेटली 273 ऐड कर देंगे सेल्सियस में तो वो केल्विन हो जाएगा। It is interesting to note that temperature below 0 degree Celsius are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible. सेल्सियस में नेगेटिव टेम्परेचर जो होते हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन केल्विन स्केल में नहीं, क्योंकि केल्विन स्केल का जो 0 पॉइंट होता है वो पूरे मतलब अभी तक का सबसे ठंडा टेम्परेचर है। ठीक है, सबसे मतलब कम टेम्परेचर है, इसीलिए 0 से नीचे केल्विन स्केल में नहीं होता। ये देख लीजिए, ये डायग्राम है थर्मामीटर का, केल्विन, सेल्सियस और स्केल। 0 डिग्री इसका फ्रीजिंग पॉइंट, 32 डिग्री ये देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका फ्रीजिंग पॉइंट, फ़ारेनहाइट स्केल का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट ये रूम टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर मैंने तो बता ही दिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट टेम्परेचर। अब बात करेंगे हम अपने लास्ट टॉपिक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखिए, एक्यूरेसी होता है जैसे कि कोई भी ट्रू वैल्यू आपको मीज़र करनी है, जैसे कोई भी आप मीज़रमेंट कर रहे हैं और आप उसमें मतलब जितने आप उस वैल्यू के पास रहेंगे उसको हम कहेंगे एक्यूरेसी। ठीक है, जैसे अगर आप 25 सेंटीमीटर अगर आप मीज़र कर रहे हैं और आप 24.9 है और 24.7 दो मीज़र कर रहे हैं तो 24.9 ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आप कितने पास हैं अपने ट्रू वैल्यू मतलब 25 सेंटीमीटर से, यही होती है एक्यूरेसी। और प्रिसीजन होता है जैसे कि आप जितनी भी वैल्यूज़ ले रहे हैं वो सब
मतलब पास पास आ रही हैं कि नहीं, मतलब एक आ रही है आपकी 25.9, दूसरी आ रही है आपकी 25.5, मतलब जो आप 3-4 वैल्यूज़ ले रहे हैं उसमें कितनी मतलब वो पास पास होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि वो ऐसे मतलब स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया एक्यूरेसी, ये हो गया प्रिसीजन। एक्यूरेसी जो होता है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना एक्यूरेट मीज़र कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिसीजन होता है वो इंस्ट्रूमेंट पे कहीं ना कहीं डिपेंड होता है, क्योंकि वो कभी कभी आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं सही होता तो वो आपको उतने पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं ला के दे सकता, कि एक्यूरेट वैल्यू नहीं ला के दे सकता, तो प्रिसीजन भी उसका ख़राब हो जाएगा। जैसे हम बात करें पहले डायग्राम की, तो पहले डायग्राम में देखिए जितने भी हमने मीज़रमेंट्स किए, जैसे जितने डॉट्स हैं ये सारे मीज़रमेंट्स हैं, जितने भी हम लोगों ने मीज़रमेंट्स किए वो एकदम गुड प्रिसीजन है, गुड एक्यूरेसी भी है। वहीं दूसरे फिगर में अगर हम बात करें तो हमारा प्रिसीजन जो है वो अच्छा है, लेकिन एक्यूरेसी हमारी पुअर है। मतलब कि जो हमने मीज़र किया वो तो सही है, लेकिन जो हमारी एक्यूरेसी है वो नहीं है, क्योंकि हमें एक्यूरेट मीज़र करना था जो स्मॉल सर्कल है उसमें, ठीक है। और तीसरा बात करें पुअर प्रिसीजन पुअर एक्यूरेसी, इसमें हम मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारी वो वही ना हम ट्रू वैल्यू के पास ला पाए हैं, और ना ही हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारी वैल्यूज़ भी एक दूसरे के पास है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें चाहे नहीं, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं स्टडी करते हैं आपके साथ, क्लासमेट्स हैं आपके, उनके साथ आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।